चलो सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर साउंड। ठीक है, साउंड के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो साउंड होता क्या है। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तुम्हें सुनाई दे रहा है, सो दैट इज साउंड। ठीक है, ये साउंड वेव्स ही ट्रेवल कर रही हैं जो अभी तुम्हारे कान में टिन टिन कर रही हैं और तुम्हें सारी चीजें सुनाई दे रही हैं। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड इज हर्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इन अ मीडियम। व्हेन द वाइब्रेशंस रीच आवर ईयर अ साउंड इज हर्ड। ठीक है, सो आवर ईयर्स आर सेंसिटिव ओनली टू अ लिमिटेड रेंज। कुछ एक लिमिटेड रेंज पे होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला साउंड होता है उसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में वी ऑल्सो नो दैट कि भैया फ्रीक्वेंसी इज द टाइम इनवर्स और टाइम इज द फ्रीक्वेंसी इनवर्स। उसके बाद में साउंड जो है ना, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इनको एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाते और तभी चांद पे जाके भले ही तुम उड़ लोगे लेकिन एक दूसरे को सुन नहीं पाओगे। उसके बाद में यहां पर से when the vibrations of medium particles are along the direction of propagation of the wave is called a longitudinal wave. ठीक है, which has compressions and rarefactions in the medium. ठीक है, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस क्या होते हैं कि वेव हमेशा ऐसे ट्रेवल करती है, तो इसी में से ये जो उठ रहे हैं और ये जो झुक रहे हैं, मतलब ऐसे यहाँ पर से ये जो दब रहे हैं, इनको ही हम कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस बोलते हैं। उसके बाद में ऑन द अदर हैंड इफ द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव फॉर्मिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ, द वेव इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो यहां पर से मैं तुम्हें बता दूंगा अभी आगे चल के कि देखो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव, देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अगर वो ऐसे बढ़ रही है तो उसके मटेरियल मीडियम जो मतलब मटेरियल है ना वो भी ऐसे ही ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि अगर वेव ऐसे आगे बढ़ रही है ना, तो जो पार्टिकल्स है ना वो ऐसे 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 मतलब नॉर्मली दे आर लाइक प्रोपोगेटिंग नॉर्मली। समझ रहे हो, वो ऐसे नॉर्मली प्रोपोगेट करते हैं। सो echo क्या होता है? So the repetition of sound caused by the reflection of sound wave from an obstacle after the original sound is heard. तो उसके बाद में जो हमें एक और आवाज सुनाई देती है, हम जैसे कमरे में बोलते हैं और हमें एक बार में echo सुनाई देता है, मतलब हेलो, तो उसके बाद एक धीमे से आवाज आती है हेलो 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 हेलो, तो वो होता है echo। अब कंडीशन क्या होती है फॉर फॉर्मिंग एन echo? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकंड के लिए वो परसिस्ट करता है टू हेयर अ डिस्टिंक्ट इको। उसके बाद में द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, सो इफ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्स्टिकल वी, तो हम एक बात समझ सकते हैं कि देखो भाई कोई भी साउंड जो हमने बोला है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, अब इसके बीच में 0.1 सेकंड लगना चाहिए। अब ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर इधर से वापस हमारे तक आवाज आएगी तो डी और हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि भाई साहब अगर साउंड की मतलब पहले ये बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, बताओ जल्दी से बताओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? बोलो गाइस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड? एक बार सीक्यूपी और स्पैम कर देना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड? 330, 340, हाउ मच? सो दैट्स 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने बोला देखो अब 0.1 सेकेंड में इतना जाना है और इतना आना है, सिर्फ 0.1 सेकेंड लगना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि ये कितना मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, बताओ मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे कि ये मिनिमम कितना हो सकता है। मैंने बोला अगर 340 के हिसाब से देखा जाए तो ये 0.1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर सकता है, फिर अगर ये 340 पर सेकेंड कर रहा है 34 मीटर, तो मैंने बोला डी 2D हो जाएगा ना, एक बार डी जाना एक बार डी आना, तो ये हो जाएगा 2D विच इज बेसिकली इक्वल टू 34 मीटर। तो हमारा डी कितना हो जाएगा 17 मीटर। तो यहां पर से हमारे जो सोर्स है और जो ऑब्स्टिकल है उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर टू हेयर एन एको। ठीक है, उसके बाद में फॉर हेयरिंग डिस्टेंट एकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी 17 मीटर। द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ हॉट डे इज मोर देन दैट ऑन अ कोल्ड डे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, एको हम तक जल्दी पहुंच जाता है ऑन द हॉट डे। ठीक है, उसके बाद में इफ यू गाइज विल सी, सो दीज आर द नोट्स व्हिच यू गाइज हैव फॉर योर फिजिक्स। सेव योर फिजिक्स एक ऐसी ई बुक है जिसमें 15 से 20 लोगों ने बैठ करके तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़े हाई एंड ग्राफिक नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो तुम इनका यूज कर सकते हो। इसके अंदर एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन हर एक चीज अवेलेबल है। एंड द प्राइसिंग इज आल्सो वेरी नॉमिनल, 300 रुपीज जस्ट ये कॉस्ट करती है। अभी कभी इस हमारी वेबसाइट से तुम परचेज कर सकते हो एंड वी विल डिलीवर यू द ई बुक विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन योर आईसीएसई 2025 बोर्ड, क्योंकि उसी हिसाब से बनाई गई है, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो अब आ जाते हैं हम लोग यूज ऑफ एकोस पे। सो सबसे पहले तो बैट्स, डॉल्फिन्स और फिशरमैन इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे बैट्स होते हैं वो तो अंधे होते हैं,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही जो ना लेकर के साउंड वेव्स निकालते हैं, उन्हें पता पड़ जाता है कितने डिस्टेंस पे जो ना लेकर के कोई भी एक ऑब्स्टिकल है, और वो उसे ऐसे बचते बचते निकलते हैं। तभी तुम देखना वो फड़फड़ा के ऐसे उड़ते हैं। उसके बाद में डॉल्फिन्स जो होती है ना, डिटेक्ट देयर एनिमी एंड ऑब्स्टिकल्स बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड हेयरिंग द एको, ठीक है। सेम फिशरमैन भी क्या करता है कि वो जो ना लेकर के जब पल्सेस भेजता है, सेंड्स अ पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, और उससे ना पता पड़ जाता है डिटेक्टर के थ्रू कि कहाँ मछलियां हो सकती हैं। और सोनार तो भाई होता ही इसलिए है, सोनार इज बेसिकली व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इधर से देखो ये पता पड़ता रहता है कि भैया ऑब्स्टिकल कितना दूर है यहाँ से, ठीक है। ये ट्रांसमीटर भेजा गया, ये रिसीवर हमारे पास आया, तो इधर से हमें पता पड़ जाता है कितनी दूर है, ठीक है। मेडिसिन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। सो ये किस चीज में इस्तेमाल होती है, बेसिकली हार्ट की कुछ चीजों में इस्तेमाल हो रहा होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ पेशेंट्स ऑर्गन सच एज द लिवर, किडनीज वगैरह, उन सब की निकालने के लिए फोटोज अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल होता है। अब फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस, सो व्हाट आर दीज? फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस, देखो हर एक बॉडी की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सेम उसकी जो ना लेकर के क्या होती है, उसकी जो है बेसिकली अपनी खुद की नेचुरल वाइब्रेशंस की, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक बॉडी वाइब्रेट करती है, ठीक है। सो फ्री वाइब्रेशंस आर द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। सो द टाइम पीरियड ऑफ अ फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्री और नेचुरल पीरियड, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हर एक बॉडी की अपनी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ एन आइसोलेटेड फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। The free vibrations of a body actually occur only in vacuum because the presence of a medium offers some resistance, due to which the amplitude of vibration does not remain constant and decreases continuously. यह भी अपन damped vibration में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं समझना कि भैया ने बस रीड करके छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन के, जैसे द व्हेन द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो थोड़ी देर ऐसे 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 करके एक अपनी वाइब्रेशन में सेट हो जाता है। व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज स्ट्रक, ठीक है, तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में जो ना वाइब्रेट करता है। सेम अगर हम लोग कीज ऑफ पियानो, वेरियस स्ट्रिंग्स आर सेट इन वाइब्रेशन एट देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। उसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज करते हैं, तो उन सब की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और इसी हिसाब से हमको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। अब नेचर और फ्री वाइब्रेशंस, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी शुड रिमेन कांस्टेंट व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, इट शुड कंटिन्यू विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी फॉरएवर। हाउएवर दिस डजंट हैपन बिकॉज इन एक्चुअल प्रैक्टिस कुछ बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्सेस उस चीज को रोक देते हैं, तभी वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाती है। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं डैम्प्ड वाइब्रेशन में बताऊंगा, अब ये आ गया डैम्प्ड वाइब्रेशन का केस, ठीक है। अब यहां पर से सिंपली एक केस समझते हैं, जैसे मैं हूं, चलो नहीं मैं नहीं हूं, मैं अपनी बेइज्जती क्यों ही करूंगा। मान लो हमारा कोई भी एक बंदा है, ठीक है। सो लेट्स टेक अ नेम ऑफ, किसका नाम ले सकते हैं हम लोग नाम ले सकते हैं, अच्छा ये एक सेकंड रुकना, एक बच्चा है आनंद किशोर बोल रहा है पार्थ की पारो स्पैम कर दो, अच्छा ठीक है, ओके ओके, भैया ने कुछ डिमांड किया है, अभी भैया की अपन खिल्ली उड़ाएंगे, रुक जाओ, ठीक है, ओके ठीक है। अब अपन क्या नाम है भाई, आनंद किशोर, चलो अब मैं तुम्हें पूरा समझाता हूं। सो बिफोर आई डेंट नोटिस्ड व्हाट, इसने बोला कि स्पैम करो, भाई की इज्जत कितनी थी, बिकॉज नो वन वॉज नोटिसिंग, तो भाई की इज्जत थी यहां पर, ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड, काफी ज्यादा इज्जत है, ठीक है। अब क्या हुआ कि गलती से ये जो है ना लेकर की ये हो गया प्रणय भैया से नोटिस, ठीक है, ये आ गए मेरी नजरों में। अब कुछ नहीं होगा मेरे भाई आनंद किशोर, यू आर नॉट इवन बीइंग ब्लॉक्ड, आपको क्लास में ही बिठाल के जलील किया जाएगा। हंसना स्टार्ट करो, अगर तुम लोग 2 मिनट तक तुमने नहीं भेजे ना लाफिंग इमोजीज इसके लिए, तो मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं। हंसना स्टार्ट करो, इस पे हंसते रहो, ठीक है। और ये हंसना स्टार्ट हुआ, तो अब इसकी इज्जत आ गई है यहां पर, ठीक है। अब ये जो है ना लेकर के खुद देख रहा होगा और इसे खुद में इतना अजीब महसूस हो रहा होगा कि पता नहीं दुनिया जहान के हजारों बच्चे मुझ पे हंस रहे हैं, मुझे सोचो अब इसकी इज्जत आ गई है यहां पर, ठीक है, अब इसकी इज्जत आ गई है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में अभी भी ये देख रहा है, ठीक है, अभी भी ये देख रहा है, बड़ा ही बेशरम है, अब इसकी इज्जत आ गई है यहां तक। अब चीनू मेरे भाई
चैट देखो, उस पे एक आनंद किशोर नाम का बंदा होगा, उसे उठा के ब्लॉक कर दो और तेरी पूरी इज्जत गई पानी में, और ये यहां तक आ गई इसकी इज्जत, विच मीन्स 0, शून्य बटा सन्नाटा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ डैम्प्ड वाइब्रेशंस वर्क। ठीक है, इस तरीके से डैम्प्ड वाइब्रेशंस काम करती हैं कि आनंद किशोर की पूरी इज्जत की हमने ऐसी की तैसी की तैसी की तैसी की ऐसी कर दी। समझ रहे हो? दिस इज हाउ डैम्प्ड वाइब्रेशंस वर्क। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, क्या बॉडी स्टार्ट्स टू वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट रेजिस्टिव फोर्सेस वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके रुक जाती है। लाइक आप एक डंगाल पे आप जब लटक के उसे खींचते हो तो वो पहले थोड़ी देर तक वाइब्रेट करती है, फिर धीमे 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 रुक जाती है। गॉट इट? समझ में भी आया सब कुछ? बताओ, समझ में आया? सब समझ में आया? अब अगर सब समझ में आ गया तो अब एक बार CKOP स्पैम कर दो। अब अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार CKOP स्पैम कर दो। एंड इफ आई हैव सेड दैट टू स्पैम समथिंग, तो फिर बस करना है। हाँ जी भाई, आ गया सब समझ में? आनंद भाई, आई होप आप जल्दी रिकवर करो और आपके बोर्ड्स खराब ना हो। खैर इतने तो नहीं होंगे, लेकिन स्टिल आप जल्दी रिकवर करो। ठीक है, चलो ठीक है। सो वी आर डन विद द डैम्प्ड वाइब्रेशंस। ठीक है, चलो ओके। सो नाउ गोइंग अहेड अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो एग्जाम्पल्स ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो व्हेन अ स्लिम ब्रांच ऑफ अ ट्री इज पुल्ड एंड देन रिलीज्ड, तो अभी मैंने बताया सेम, अगर तुम ट्यूनिंग फॉर्क को देख लो, पहले वाइब्रेट करता रहेगा फिर रुक जाएगा। फिर सेम सिंपल पेंडुलम के साथ भी यही होता है कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते करते रुक जाता है। ठीक है, और सेम तुम आनंद किशोर को भी देख लो, हो गया गायब बेचारा। ठीक है, अब उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या होती हैं। सो फोर्स्ड वाइब्रेशंस आर मोर लाइक कि देखो, अब एक बॉडी की जो ना, मान लो कोई एक बॉडी ए है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 हर्ट्ज, लेकिन मैंने चांटा मारा और मैंने बोला चल 40 हर्ट्ज के साथ में हंस के दिखा, तो वो हो गई 40 हर्ट्ज की वाइब्रेशन। लेकिन वो क्यों हुई? क्योंकि भाई मैं एक चांटा पड़ा था 40 हर्ट्ज वाला। सो फोर्स्ड वाइब्रेशंस आर द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी व्हिच अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, when an external periodic force is applied on a vibrating body, the body no longer vibrates with its own natural frequency, but it gradually acquires the frequency of the applied periodic force. भाई ना चांटा पड़ गया भाई, तो ऑब्वियसली अब्सॉर्ब तो करना ही पड़ेगा। The external applied force is called the driving force. Yes, so I am the driving force. अब when the frequency of the external force is different from the natural frequency of the body oscillates with small amplitude. ठीक है, however when the frequency of the external force is exactly equal to the natural frequency, तो बहुत बड़ा amplitude सुनाई देता है, and this is a case of resonance, जो कि अभी अपन देखते हैं। So examples of forced vibration, जैसे कि तुम एक तरीके से भाई the vibration produced in the diaphragm of a microphone sound box with frequencies corresponding to the speech of the speaker are forced vibration. गिटार भी एक तरीके से फोर्स्ड वाइब्रेशन पे चलता है, सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी उसी हिसाब से चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, तो रेजोनेंस क्या होता है। अब ये एक ऐसा केस होता है जहां पर हम लोग जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉडी। तो इस केस में क्या होता है ना कि बॉडी ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ में जो ना लेकर के रेजोनेट करने लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, डू वन थिंग, दो फोन में एक ही गाने को सेम टाइम पे प्ले करो, सो यू ऑल सी दैट कि भाई साहब जब हमने दो बॉडीज को सेम फ्रीक्वेंसी वाली को साथ में यूज किया है तो तुम्हें ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी, गाना तुम्हें ज्यादा तेज सुनाई देगा। सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, सो रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉक्स तुम देख सकते हो कि एक को वाइब्रेट किया, दूसरे में ऑलरेडी वो अपने आप वाइब्रेट करने लगा। सेम यहां से भी तुम देखोगे। अब एक बात बताओ, अगर मैंने ए को जो ना लेकर के इफ आई हैव सेट ए टू मूव, तो कौन सा अपने आप मूव करने लगेगा बताओ? बी या बी, बिकॉज दिस इज ऑफ सेम साइज। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रेजोनेंस इन एयर कॉलम। अब तुमने एक चीज देखी होगी, अगर तुमने कभी भी बाल्टी भरी हो, ठीक है मैंने तो भरी है भाई, सो सेइंग दैट प्राउडली, मेरी मम्मी बोलती थी बाल्टी भरो। ठीक है, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो वो बोलती थी बाल्टी भरो। मुझे याद है, मुझे बाल्टी भरते भरते जब वो एकदम टॉप तक आ जाती थी तो पानी ना फैले, मुझे समझ में आ जाता था कैसे, क्योंकि बिकॉज इफ द एयर कॉलम गेट्स लाइक कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, द साउंड कीप्स ऑन गेटिंग श्रिल। समझ रहे हो? तो मतलब पहले तो जब बाल्टी खाली इट्स लाइक फ्लैट साउंड आएगा गर्र, फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो पानी जो ना लेकर के भरता चला जाता है तो आवाज ऐसी नहीं हो जाती, लाइक कर्र
तुम समझ रहे हो, अब मैं तो आवाज निकाल रहा हूं लेकिन ऐसा ही हो जाता है। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ओनली, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं तो अच्छे तरीके से समझना। व्हेन टू पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रबर स्ट्रिंग, तो एक को अगर आप वाइब्रेट कराओगे दूसरा अपने आप करने लगेगा। व्हीकल अगर कभी कभी चलती है, तुम टैक्सी से घर पे आए होगे, तुमने ये चीज नोटिस करी होगी, रास्ते में टैक्सी जो है खड़ 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 करने लगती थी। क्यों करने लगती थी? बिकॉज होता क्या था, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, सम पार्ट्स ऑफ द व्हीकल में हैव नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, और उसी वजह से वो रेजोनेट करने लगते थे और एक ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड सुनाई देता था। जब ट्रूप्स भी जो ना लेकर के किसी ब्रिज को क्रॉस करते हैं, तब वो जो पैर फटक के चलते हैं ना लेफ्ट और राइट करके, उनसे बोल दिया जाता है ऐसा नहीं करो, बिकॉज इफ यू ऑल डू दैट, और अगर गलती से भी आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ में भी जो है मैच खा गई, तो वो भी लेफ्ट राइट अपने आप करने लगेगा। एंड ये नदी दिख रही है, ये सीधे नीचे। सो ऐसा बोला जाता है कि ऐसा मत करो, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले हो जाती है भैया लाउडनेस, सेकंड इज पिच और श्रिलनेस, एंड थर्ड इज क्वालिटी और टिम्बर। लाउडनेस इज बेसिकली अ गेम ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, दैट्स अ गेम ऑफ एम्पलीट्यूड। सो लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलो, सो दैट्स अ लाउड साउंड, एंड इफ आई से हेलो, तो भैया ऑब्वियसली दैट्स अ फेंट साउंड, ठीक है। तो ये जो ना एम्पलीट्यूड का गेम है, एम्पलीट्यूड यहां से तुम देख सकते हो कि लाइक अगर मैंने एक ये बना रखा है, सेम मैं ऐसे बना दूं, तो ये लो एम्पलीट्यूड है, ये हाई एम्पलीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा लाउड साउंड, ये हो जाएगा फेंट साउंड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये देख रहे हो सॉफ्ट साउंड ऐसा, लाउडर साउंड ऐसा, ठीक है। उसके बाद में द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, ठीक है। कैसे डिटरमाइन करते हैं उसे हम? बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। हाउएवर लाउडनेस इज नॉट द सेम एज इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, लेकिन लाउडनेस नहीं है। द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है, और उसकी यूनिट होती है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं लाउडनेस ऑफ अ साउंड को? तो दोज आर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, वेरीज इनवर्सली, चलो मैं लिखता चलता हूं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और रेजोनेंट बॉडीज कितनी है उससे ही फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ साउंड क्या है? ये सारी फालतू चीजें हैं। डेसिबल पे आओ, डेसिबल, ठीक है। सो यहां पर ऐसा बोला जाता है कि जो नॉर्मल सूथिंग साउंड होता है वो 10 से 20 के समथिंग का होता है, और 120 तो आप जो है नॉइस में कंसीडर करते हो, क्योंकि वो कान के करते लाइक कान के जो पर्दे होते हैं ना वो फाड़ने लगता है। उसके बाद में पिच और श्रिलनेस। सो पिच, व्हाट इज दिस? पिच होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज अ गेम ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक लाउडनेस वाज द गेम ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो यहां पर से फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? अब देखो 2 तरीके के साउंड होते हैं, एक होता है ग्रेव, ठीक है, ग्रेव फ्लैट साउंड, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा बेसिकली बहुत ही ज्यादा ऐसे पतला सा साउंड विच इज श्रिल, ठीक है। तो यहां पर से लो फ्रीक्वेंसी होगी, इधर से हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि तुम इसे ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, जैसे कि इफ आई से हेलो एंड आई से हेलो, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो लड़कियों की आवाज जो है बहुत ज्यादा श्रिल होती है। एक फन फैक्ट बताऊं तो जो लड़कियां जब बोल रही होती हैं, मतलब एक शेर है, मेल शेर, जब वो दहाड़ता है और एक मक्खी फीमेल बज करती है, तो व्हाट डू यू थिंक, किसकी पिच ज्यादा होती होगी? शेर के दहाड़ने की या मक्खी के बज करने की? मक्खी की। यस, यू आर राइट गाइस, ठीक है। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच एन एक्यूट और श्रिल नोट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव और फ्लैट नोट। पिच रेफर्स टू ओनली टू म्यूजिकल साउंड्स, ठीक है। और उसके बाद में एग्जांपल ऑफ चेंज इन पिच, इंस्ट्रूमेंट सच एज पियानो, और इन सब की आप पिच को ही चेंज करते हो। फ्लूट में आप जो ना लेकर के लोअर नोट इज ऑब्टेन्ड बाय क्लोजिंग सम मोर होल्स एज द वाटर लेवल इन अ पिक्चर, वही मैंने अभी बताया था कर करके जो हो रहा था। द वॉइस ऑफ वुमेन इज यूजुअली ऑफ हायर पिच देन दैट ऑफ मैन, आई एम ऑलवेज राइट। उसके बाद में क्वालिटी और टिम्बर, यार इसको मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊंगा, ये तुम्हारे वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। काय पे डिपेंड करता है? वेव फॉर्म पे। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें तुम सीधी सिंपल सी बात ये समझो कि इफ आई ड्रॉ टू ग्राफ्स, ठीक है, इफ आई ड्रॉ 2 ग्राफ्स, वन इज like this and one is like this. So just tell me one thing, this is A, this is B. Which one is Tony Kakkar?
बताओ विच वन इज टोनी कक्कड़? ऑब्वियसली ये, कांट यू सी, कुर्ता पजामा काला 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 काला, ऑब्वियसली ये ब्रो। ठीक है, एंड हेयर वी आर डन विद दिस